दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का मुद्दा बेहद अहम है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर की सारी रेलगाड़ियां जिनकी तादाद लगभग 12,616 पैसेंजर ट्रेन है, उसमें लगने वाले कोचेस जो होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, उनकी तादाद लगभग 55,528 है। सारे कोचेस में अगर 72 मजदूरों को बैठा भी दिया जाए और रवाना भी कर दिया जाए तो भी 39 लाख लोगों को ही हम लोग सफर करा सकते हैं एक साथ। और अगर उसके साथ बसेस को भी जोड़ दीजिएगा तो इस देश में लगभग 16 लाख रजिस्टर्ड बस है। उसमें से जो सरकारी बसेस होती हैं उनकी तादाद लगभग 1,70,000 है। लेकिन 16 लाख रजिस्टर्ड बसों में हर बस में 30 लोगों को भी अगर आप बैठा देते हैं तो भी आप 4.5 करोड़ लोगों को सफर करा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस देश में बिखरे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना लॉकडाउन के बीच में असंभव सी स्थिति है। न सिर्फ असंभव सी स्थिति है बल्कि लॉकडाउन इसके बाद आपको 1 महीने और बढ़ाना पड़ेगा। 1 महीने तक रेलगाड़ियां और बसेस को चलाते रहना होगा जो कि हर मजदूर को घर तक पहुंचा दे। जो अपने गांव से निकल कर आया, जिले से बाहर गया, राज्य से बाहर गया, इतनी बड़ी तादाद में इस देश में बिखरे पड़े हैं। तकरीबन 22 करोड़ मजदूर हैं देश के भीतर में, जिन्हें माइग्रेंट लेबर हम लोग कहते हैं। अगर उनको पहुंचा पाने की स्थिति में हम नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इजाजत नहीं देता है, तो अगला सवाल यहां से निकलता है कि जो जहां पर है वो वहां पर क्यों नहीं रहना चाहता है। और रहना अगर चाहता है क्योंकि वह तो रोटी के लिए घर से बाहर निकला, 2 जून की रोटी मुहैया हो जाए, तो फिर ऐसा कौन सा खर्चा है जिस खर्चे को यह देश पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है कि इस देश में बिखरे हुए लोग जो अलग अलग तबके के हैं या फिर गांव में भी जो लॉकडाउन की स्थिति है वहां तक भी हम मुफ्त का अनाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कितना खर्च आएगा? हमें लगता है कि आज एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल इस देश का सच क्या है। इस देश का पहला सच यह है कि इस देश में किसान लगभग 10.5 करोड़, मनरेगा से जुड़े हुए एक्टिव वर्कर्स लगभग 11.5 करोड़, पीडीएस जिनके पास राशन कार्ड है लगभग 23 करोड़, मिड डे मील खाने वाले बच्चे लगभग 11.5 करोड़, माइग्रेंट लेबर्स लगभग 22 से 23 करोड़। ये सब कुछ जगह पर मिक्स भी करेंगे, जो किसान होगा वो मजदूर भी होगा, कुछ मजदूर होगा उसके पास राशन कार्ड भी होगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा वो माइग्रेंट मजदूर भी होगा। ये सारी चीजें एक साथ जोड़ लीजिए, लेकिन कमोवेश यही वो स्थिति है जिनको हमको स्टैंड स्टिल करना है कि जहां पर है आप वहीं रुक जाइए। लेकिन इसके लिए बजट क्या होगा? उस बजट को जब हमने निकाला तो हैरत में आ गए कि इस देश की इकोनॉमी के लिए इससे कम बजट उन पर खर्च किया नहीं जाता है। क्योंकि इस देश का एक सच है, 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास इस देश का 73% संसाधन है, यानी 73 रुपया उनके पास है। बाकी पूरी लड़ाई 27 रुपए को लेकर 99% लोग लड़ रहे हैं। उसमें यह 90% से ज्यादा जो बड़ा तबका है, इसकी स्थिति पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। किसान लगभग इस देश में 10.5 करोड़ हैं। सरकार के हिसाब से मंथली उनकी औसत कमाई 6,426 है। 6,426 को अगर आप गुना करते हैं 10.5 करोड़ किसानों से तो यह बैठता है लगभग 67,473 करोड़ रुपए, यानी 67,473 करोड़ रुपीस में आप किसानों को दे सकते हैं, महीने भर उनको घर में बैठा सकते हैं। मनरेगा का आपका महीने का बजट है 5,125 करोड़ रुपए। पीडीएस यानी राशन दुकान का बजट है आपके पास 9,630 करोड़ रुपए। मिड डे मील का बजट है 833 करोड़ रुपए का। माइग्रेंट लेबर अगर आप औसत 4,000 रुपए कमाई मानते हैं, किसी की कमाई 9,000 रुपए भी होगी प्रति महीना, लेकिन किसी की कमाई 2,000 भी है, और जो औसत की स्थिति है उसमें 5,000 से ज्यादा इस देश के भीतर में माइग्रेंट्स लेबर सिर्फ 20% है। तो 4,000 हमने उसको निकाला है। उस 4,000 में अगर 22-23 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने का देते हैं तो वो लगभग बैठेगा 88,000 करोड़ रुपया। और इन सब को जब आप जोड़ दीजिएगा तो रकम आती है 1,71,000 करोड़ रुपए। 1,71,000 करोड़ रुपए 1 महीने का है। यह खर्चा आप पूरे देश को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं, जहां पर जो है वहीं पर रहो। क्योंकि इस देश के भीतर उलझन कुछ इस तरीके से सरकार ने पैदा कर दी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर वायरस लोगों को मार देगा। लोगों के सामने सवाल है, लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद जो भूखमरी होगी, जो बेरोजगारी होगी, वो यूं ही मार देगी।
और इस असमंजस के चक्रव्यूह में पूरे देश को उलझा दिया गया है। इसीलिए संकट है। हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं, उसमें एक जैसे मुंबई की अलीशा करीम है, उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने बताया कि मुंबई के करीब वसई का इलाका है, वहाँ पर वो एक इंडस्ट्री चलाती है, उसमें 42 मजदूर काम करते हैं। बीते 45 दिनों से वो खाना दे रही हैं उन्हें, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा हर कोई घर लौटना चाहता है। वो जब घर लौट जाएंगे यूपी बिहार, तो उसके बाद उनका क्या होगा। इसी तरीके से भिवंडी से एक लेटर आया हमारे पास। भिवंडी के लेटर वालों का कहना है, उनका नाम जो है रमा देवी है, वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ लगभग 103 मजदूर काम करते हैं, खिला रहे हैं, लेकिन वह अब लौटना चाहते हैं। और स्थिति ये आ गई है, और इन मजदूरों की स्थिति है कि भिवंडी से उत्तर प्रदेश जाने के लिए मजदूर साइकिल से निकल गए। और जानकारी कल आई कि जो सीमा का इलाका है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, बड़वानी के इलाके में साइकिल चलाते चलाते 350 किलोमीटर के बाद उसकी वहाँ पर मौत हो गई। और इस देश के भीतर में इस तरह साइकिल ठेले से और पैदल निकले हुए लगभग 11 लोगों की मौत इस देश में हो चुकी है। सवाल ये नहीं है। आज आइए सीधे सीधे इस बजट पे। 1,71,000 करोड़ का बजट एक महीने का, जिसमें किसान, मनरेगा मजदूर, इस देश के भीतर के तमाम राशन कार्ड धारी, इस देश में मिड डे मील, इस देश के माइग्रेंट वर्कर, सबको आपने एक महीने का अनाज दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब आपके अनुकूल सारी चीजें हो गई। अगला सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से, और सरकार क्या वाकई ऐसी स्थिति में है कि वह इन पैसों को खर्च करे, और क्या सरकार की प्राथमिकताएं बदलेंगी अब ग्रामीण भारत को लेकर, या पुरानी परिस्थिति में रहेगी जहां पर वो कुछ कॉरपोरेट को पैसा दे देती थी, कुछ रियल एस्टेट को पैसा दे देती थी, कुछ बैंक को पैसा दे देती कि ठीक हो जाओ, कुछ एनबीएफसी को पैसा दे देती थी। अलग अलग इंस्टीट्यूशन को उसने खूब पैसे बांटे हैं कि वो पटरी पर आ जाए, लेकिन देश की इकोनॉमी पटरी से उतरती चली गई। आपको एक सच पहले बतला दें, इस देश का सच यह है कि इस देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान चाहे 16% का हो, लेकिन ग्रामीण भारत का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 48% का है। 48% का मतलब कैसे होता है, जरा इसको जरा समझ लीजिए। जैसे खेती में 96% गांव है, 4% शहर आता है। पशुधन में लगभग 95% गांव ग्रामीण भारत आता है, 5% आपका शहर आता है। लेकिन माइनिंग में 53% ग्रामीण इलाका आता है, 47% शहर का इलाका आता है। प्रोडक्शन में, उत्पादन में 51% ग्रामीण इलाका आता है, 49% शहर का इलाका आता है। कंस्ट्रक्शन में 47% ग्रामीण इलाका आता है, 53% शहर का इलाका आता है। गोडाउन्स में 40% ग्रामीण इलाका आता है, 60% शहर का इलाका आता है। रियल एस्टेट में 39% शहर का इलाका आता है, 39% गांव का इलाका आता है, 61% शहर का इलाका आता है। जो व्यापार है, होटल है, यह लगभग 28% ग्रामीण इलाके में भी आता है। बिजली, पानी, गैस है, इसका लगभग 33% ग्रामीण हिस्से में भी आता है। जो प्रशासन या डिफेंस है, इसका भी 19% ग्रामीण इलाके में आता है। तो ग्रामीण भारत को आप किस तरह नकारते आए हैं, इसकी एक तस्वीर ये निकल कर आती है कि आप एक महीने का 1,71,000 करोड़ रुपया निकाल नहीं सकते हैं कि जो कि उनको सीधे सीधे राहत दे दे। इस पे मत जाइएगा कि सम्मान निधि के तहत पैसा बट गया और 1,76,000 करोड़, इसका पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा, ये बार बार लोग बता रहे हैं। अभी हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते हैं। हम सीधे आपको यह बताना चाह रहे हैं कि इस देश के भीतर का एक बेसिक सच समझ लीजिए कि सरकार खुद कहती है शहर में प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन की 281 रुपए होती है, गांव में 113 रुपए होती है। यानी गांव का व्यक्ति एक महीने में 3,390 रुपए कमा पाता है और शहर का आदमी 8,430 रुपए कमा पाता है। यह आंकड़ा गांव का जो ईयरली हो जाता है, अगर उसको ईयर में तब्दील कर लीजिएगा तो वो 40,000 के लगभग बैठता है। शहर में सरकार कहती है 1,01,000 रुपए बैठता है, लेकिन आईएमएफ का डाटा कहता है जी नहीं। आईएमएफ कहता है कि भारत के ग्रामीण भारत में लगभग हिस्सा जो है वो बहुत कम है, वो लगभग 25,000 रुपए है सालाना आय। शहर में लगभग 70,000 है। औसत निकालते हैं तो लगभग 57,000 आता है। ये आईएमएफ का डाटा है। भारत सरकार औसत में 78 पर आ जाती है। इसको भी छोड़ दीजिए। अगर ग्रामीण भारत का योगदान इतना बड़ा है, तब यहां से एक और सवाल शुरू होता है। यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह पैसा आएगा कहां पर और यह पैसा जाएगा कहां पर, क्योंकि इस दौर में हमने हर चीज बर्बाद कर दी। हम उस ग्रामीण भारत में सिर्फ अनाज ही नहीं होता है,
डेयरी इंडस्ट्री भी चलती है। अब आप सोचिए कि डेयरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है। डेयरी इंडस्ट्री का मतलब है लगभग 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन भारत में होता है, जिसमें सब ग्रामीण इलाकों में होता है। और इसमें से किसान जो होता है 20 करोड़ लीटर अपने पास रख लेता है, जो सहकारी समितियां होती हैं उनको लगभग 10 करोड़ लीटर दे देता है, जो कि मिठाई वाले, चाय वाले, होटल वाले, इनको 20 करोड़ लीटर वो बेचता है। पूरा ठप हो गया। अब ये पूरा का पूरा अब नहीं बन पा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से डेयरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। भारत में नहीं व्यवस्था की गई क्योंकि वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है और वो हमारी प्राथमिकता में अभी भी आ नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ कर्नाटक ने जरूर प्रयास किया है। लगभग 200 करोड़ की एक योजना शुरू की है कर्नाटक ने। वो शहरी गरीबों में निःशुल्क दूध बांट रही है क्योंकि उसका कहना है कि कुपोषित बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो एक सोच है, अच्छी बात है। ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी 180 करोड़ की योजना एक बनाई गई है। उसमें वो क्या कर रहे हैं कि एवरी डे जो वहाँ पर 10 लाख लीटर है वह सरकारी समिति को उसको बोल रहे हैं कि इसको दूध के पाउडर में बदलिए। और कुछ जगहों पर पंचायत स्तर पर अब इसे घी बनाने शुरू किया गया है। तो इसका मतलब है कि दूध कुछ जगहों पर फेंका भी जा रहा है। हमें उस पूरी इंडस्ट्री को कैसे बचाना है, कैसे क्रिएट करना है, ये एक माइक्रो फाइनेंस की स्थिति भी है और माइक्रो क्रेडिट की स्थिति भी है। यानी ग्रामीण इलाके की जो पूरी इंडस्ट्री है जो देश में फैली हुई है, जिसका योगदान जीडीपी में 48% है और इंडियन इकोनॉमी में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका योगदान लगभग 65% है, उसको हमको कैसे बढ़ाना है, इस दिशा में कोई प्लानिंग नहीं हुई है। अब यहां पर आपके जहन में सवाल होगा कि पैसा आएगा कहां से और बढ़ाएं कैसे। हमें लगता है एक चीज़ और दिमाग में रखिए, भारत बहुत खाद मंगाता है चाइना से, फार्मा के क्षेत्र की बहुत सारी चीज़ें बनाता है। और हमारे देश की इंडस्ट्री कहती है कि अगर भारत में पेटेंट करना आसान हो जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने में सरकार सामने आ जाए, तो ये देश अपने आप अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग तो होनी चाहिए। और ये प्लानिंग की स्थिति यह है कि इसकी एक बेसिक चीज़ समझिए कि जो फार्मा क्षेत्र में जो हम लोगों का 2000 पिछले साल का मान लीजिए स्थिति लीजिए, लगभग 9,266 करोड़ हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। उसमें से चाइना सबसे ज़्यादा था, लगभग 4,904 करोड़ का। और उसके बाद अमेरिका था, लगभग 1,000 करोड़ वहाँ से भी आया। जर्मनी से भी लगभग 600 करोड़ का आया। लेकिन भारत भी एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में अपने तौर पर ये क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, जिसको खाद भी कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर भी कहते हैं। भारत भी एक्सपोर्ट करता है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में करता है, अमेरिका में भी करता है। लगभग 4,238 करोड़ रुपए अमेरिका में करता है और 4,314 करोड़ का ब्राज़ील में करता है। और आपको जानकर हैरत होगी कि डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू मार्केट जो है वहाँ पर भारतीय खाद कम खपती है, वो लगभग 19 से 20 हज़ार करोड़ की खपती है। और भारत खाद को ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर करता है, लगभग 22 लाख करोड़ का। यानी 19-20 लाख देश में खपत है, 22 लाख बाहर एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब है कि हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अगर ग्रामीण भारत के प्रोडक्ट्स को जोड़ दें उस माइग्रेंट लेबर से जो गांव लौट रहा है और अब वापस लौटेगा या कब तक लौटेगा, कब तक लौटा पाएंगे, मुश्किल सवाल है। तो चाहे वो झारखंड का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, या फिर बिहार का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, वेस्ट पश्चिम बंगाल का, ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका हो, एक लिहाज से ये अछूते इलाके हैं। इन जगहों से सिर्फ हमने ह्यूमन रिसोर्स को ही दुनिया भर में सप्लाई किया है या भारत में माइग्रेंट लेबर के तौर पर सप्लाई किया है। उसको काम वहीं पर कैसे लगाया जाए जिससे कि उसका अपना सोशल इंडेक्स नीचे आ जाए, इस दिशा में सरकारों ने नहीं सोचा है। इस इकोनॉमी में आपके जहन में ये बार बार सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसा कहां से आएगा। और हमें लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना समझना कि भारत का बजट जिस लिहाज से चलता है उस बजट की परिस्थितियां क्या वाकई इस बात की इजाज़त देती है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जनता के पैसे से ही ये सरकार चलती है और सरकार जनता को वो पैसा रिटर्न नहीं करके उन इंस्टीट्यूशंस को करती आई जो इंस्टीट्यूशन जॉब पैदा करते थे, जो इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन देते थे, जो अपने तरीके से इस देश की इकोनॉमी को मार्केट के हिसाब से चलाते थे। अब तो मार्केट नहीं है तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कॉरपोरेट कैसे चलेगा। और अगर मार्केट नहीं है और लोगों की पावर खत्म हो गई खरीदने की, तो फिर हमको माल उस तरीके से पैदा करना होगा जो कि लोगों की जरूरत से जुड़ा हुआ हो। अब यहां पर आइए, भारत का जो कुल पैसा जो भारत सरकार कह रही है, पिछली जो 2 महीने पहले जब उसने बजट रखा था तो उसने बताया था लगभग उसके पास 30,42,230 करोड़ रुपए उसके पास आएंगे। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा आना था मैक्सिमम टैक्स से। टैक्स हम क्यों देते हैं?
टैक्स देते हैं क्योंकि नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं सामान खरीदते हैं, अलग अलग तरीके के टैक्स थे। अब इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लग रही है, यानी सारी चीजें कम हो जाएगी। सरकार ने सोचा है, क्या होगा नहीं सोच पा रही है। जरा समझने की कोशिश कीजिए। 30,42,230 करोड़ जो सरकार के पास आने हैं, उसमें एक एक टैक्स का पैसा समझना शुरू कीजिए। टैक्स का पैसा 6,38,000 करोड़ का, जीएसटी का पैसा 6,90,500 करोड़ रुपया, कॉरपोरेशन टैक्स 6,81,000 करोड़ रुपए, एक्साइज टैक्स 1,24,890 करोड़। इसके अलावे जो सेस लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लिया जाता है, एजुकेशन के नाम पर लिया जाता है, ये लगभग 1,25,610 करोड़ रुपए ये सेस लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी 1,38,000 करोड़ रुपए। यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी उसमें समा जाता है, उनसे टैक्स अलग लिया जाता है, ये लगभग 7,500 करोड़ रुपए का है। यानी ये पूरे टैक्स को अगर मिला दीजिएगा तो ये तकरीबन 24,20,926 करोड़ बैठता है। लेकिन सरकार कहती है इसमें तो हमको कुछ स्टेट को भी देना पड़ता है। स्टेट को जो वो देती है तकरीबन 7,84,181 करोड़। अब यहां सोचिए कि सरकार के पास जो सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू बचा है वो है 16,35,909 करोड़। यानी कुल 30 लाख में से आधे से ज्यादा इस टैक्स से पैसा आ रहा है जो जनता ही दे रही है। उसी जनता के ख्याल करने के लिए पैसा आपको डाइवर्ट करना है। लेकिन मामला यहां भी नहीं रुकता है। मामला है कि इसके बाद सरकार रेवेन्यू कलेक्शन और भी करती है, कंपनियों से करती है। कंपनी लेकिन फिर जनता से पैसा लेते हैं। जैसे मोबाइल है, फोन है, तो कम्युनिकेशन टैक्स सर्विस जो है ये कंपनियों के जरिए लिया जाता है। 1,33,027 करोड़ रुपए ये कंपनी जनता से लेती है जो इसका यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस का टैक्स लिया जाता है लगभग 25,776 करोड़ रुपए। ट्रांसपोर्ट सर्विस में जब आप सफर करते हैं तो उसमें भी टैक्स का पैसा आपको देना पड़ता है। जो सड़क रेलवे है उस पर भी वो टैक्स लगाती है लगभग 38,000 करोड़ रुपए का। एनर्जी जो यूज करते हैं हम लोग, बिजली उजली, उस पर भी टैक्स लेती है लगभग 18,425 करोड़। और इसके अलावा जो देश में जो पब्लिक सेक्टर के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उसमें बीएसएनएल भी आ जाएगा, उसमें भारत पेट्रोलियम भी आ जाएगा, उसमें एयर इंडिया भी आ जाएगा, उसमें कॉन्कर भी आ जाएगा, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करना चाह रही है, बिक नहीं पा रहा है। लेकिन उसका जो डिविडेंड और प्रॉफिट होता है सरकार उसका भी पैसा लेती है और उसकी तादाद लगभग 1,55,395 करोड़ है। यानी अगर इन सारी चीजों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपको जानकर है। और इंटरेस्ट एक अलग सरकार के पास आता है, ये लगभग 11,000 करोड़ का है। लेकिन सब जब जोड़ दीजिएगा, जो इससे पहले जो सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू था और ये रेवेन्यू दोनों जोड़कर लगभग 20,20,926 करोड़ रुपए बनते हैं। यही सरकार अपने तौर पर, और सरकार इसके अलावा पैसा आता नहीं है, क्योंकि सरकार जो बताती है कि ये पैसा आएगा वो पैसा इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैक्सिमम पैसा उसमें एनपीए का है। सरकार को लगता है एनपीए दिए हैं, लोन दिए हैं, उसमें से लगभग 5,14,870 करोड़ रुपए उसके पास आ जाएंगे। कहां से आएंगे, बड़ा मुश्किल सवाल है। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी उसने जारी की है, जो एक्सटर्नल कर्ज उसने दिया हुआ है, ये सारे टैक्सेस मिला लीजिएगा, जो पैसा लाने की बात वो कर रही है वो तकरीबन 10 लाख करोड़ का है। लेकिन 20 लाख करोड़ तो टैक्स वाला पैसा है। अब यहां पर दूसरा सवाल है जिसका हमने जिक्र आपसे किया कि सरकार अगर इस देश के भीतर में किसान, मनरेगा, राशनधारी, मिड डे मील और माइग्रेंट वर्कर्स को 3 महीने का देती है तो उसको सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आपके जहन में सवाल बार बार आ रहा है 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से। लेकिन सरकार के पास जो पैसा आया तो सरकार खर्च कहां करती है। आपको जान के हैरत होगी कि सरकार का मैक्सिमम इसमें से लगभग वेतन और एस्टेब्लिशमेंट या रायसीना हिल्स पर जो आप देखते हैं ना, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, लुटियंस के दिल्ली के कुछ मकान है, ये सारे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं इस पे जो वेतन भी दिया जाता है मंत्री संतरी को, इसमें जो पूरा खर्च हो जाता है वो खर्च लगभग 4,27,499 करोड़ रुपया है। ये खर्च होता है। और इसके भीतर का सच अगर मंत्रियों से आप जोड़ना चाहते हैं तो समझ लीजिए, पिछले साल बजट में रखा गया था प्रोविजन मंत्रियों के वेतन भत्ते के लिए 454 करोड़ पिछले साल, लेकिन खर्च हो गया 594 करोड़, ज्यादा खर्च हो गया। तो इस बार जब बजट बनाया गया तो पहले से ही ज्यादा रख दिया गया, 766 करोड़ पहले से ही जारी, यानी 312 करोड़ पिछले साल की तुलना में इस बार यूं ही बढ़ा दिया गया। लेकिन जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो एक्सपेंडिचर है
वो जब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है और इधर 5 लाख करोड़ में आप 3 महीने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को राहत दे सकते हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए और हम 100% लॉकडाउन सफल बना देंगे, कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं। क्यों कोई जाएगा? खाना जहाँ पर मिल रहा है वो खाने के लिए तो निकला था, उसको वो सुविधा तो चाहिए, वह भी नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो मरने मारते हुए कोई साइकिल से निकल रहा है, कोई ठेले से निकल रहा है, कोई ट्रेन के लिए निकल रहा है, कोई कहीं जमा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है ये बात इतनी नहीं है, बात इसके आगे की है। ये जो खर्च जो हो रहा है इसमें जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज है जिसका जिक्र हमने किया था, उस पर भी खर्च सरकार करती है 1,82,000 करोड़ रुपया। और सरकार की जो अलग अलग स्कीम है उस पर भी खर्च होता है। वो स्कीम रेलवे की स्कीम होगी, वो अलग अलग स्कीम में चाहे वो उसी के भीतर में मिड डे मील भी समाया हुआ है, उसी के भीतर इसी स्कीम के भीतर में जो पूरी स्कीम 8,31,000 करोड़ की है, इसमें रेलवे भी है, एग्रीकल्चर भी है, फर्टिलाइजर भी है, पीडीएस भी है, डिफेंस भी है, हाउसिंग भी है, अर्बन भी है, हर चीज इसी में, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, मिनिस्टर्स पे खर्च भी है, मिनिस्ट्रियों पर खर्च है, अलग अलग मंत्रालयों पर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। मंत्रालयों पर जितना खर्च होता है उसमें इस देश के लगभग 100 करोड़ लोगों को हम लोग खिला सकते हैं 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 1,71,000 करोड़ वहां पर बैठ रहा है। इतना ही नहीं, जरा सोचिए कि जो सरकार की स्कीम है उस स्कीम के दायरे में ये 90 करोड़ लोग जिनको खिलाने का हम जिक्र कर रहे हैं, या 100 करोड़ लोगों को, उनके 2 महीने का खाना आ जाएगा। क्योंकि 1,71,000 करोड़ का मतलब है कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 3,35,000 करोड़ रुपए बनेंगे। लेकिन यहां पर 3,39,895 करोड़ रुपए सरकार की उन स्कीमों पर खर्च हो रहे हैं जो आप ही बताइए ये खर्च होने चाहिए नहीं। स्वच्छता पर 12,294 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, सड़क पर 19,500 करोड़ खर्च हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 27,500 करोड़ खर्च हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की एक योजना है अमृत स्मार्ट योजना, 13,700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी अजीबोगरीब परिस्थिति है। जब इन खर्चों के मापदंड को देखो, इसका मतलब यह है कि आप कल तक की स्थिति कुछ और थी, अब अगर स्थिति बदली है तो आपको पहले इस देश को स्थिर करना है, जो जहां पर है वहां पर स्थिर करने के लिए आपको वो पूंजी डाइवर्ट करनी है। दूसरी बड़ी बात है कि आप उस ग्रामीण इलाके के प्रोडक्ट्स को लेकर आपको डेवलप करना है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर उस ग्रामीण इकोनॉमी को विकसित कर दे। क्योंकि अगर जीडीपी में 48% की हिस्सेदारी ग्रामीण भारत की है तो वो कैसे 60% तक आ जाए। जो अनऑर्गेनाइज्ड 65% का योगदान देता है वो कैसे 70 से 72% चल जाए। आपको ये बनाना होगा और इसके लिए हमको माइक्रो लेवल पे क्रेडिट फाइनेंस की व्यवस्था करनी होगी, जिससे मजदूर को पैसा हम 1 महीने रोटी अगर दे रहे हैं तो 2 महीने का एक्स्ट्रा पैसा भी दें, जिससे वह उन इलाकों में जिन चीजों को है उसको डेवलप कर सके। दूध से घी बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, आपको बनाना होगा। वर्ल्ड वाइड आप एक्सपोर्ट करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में दुनिया में भारत अव्वल नंबर पर आता है। तो क्या हम उस दिशा में नहीं काम कर सकते हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम दोबारा आखिर में लौटना चाहते हैं जिस बात का जिक्र हमने शुरुआत में की थी, इस देश के भीतर में अब नेशनल गवर्नमेंट बना लीजिए। नेशनल गवर्नमेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के जो सबसे व्यवहारिक और जो स्कॉलर लोग होंगे उनको आप शामिल कीजिए, क्योंकि इस देश को अब नए तरीके से मतना। इसीलिए नेहरू की पहली कैबिनेट के भीतर की अगर आप स्थिति देखिएगा तो सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, उसके बाद आइए तो जॉन मथाई, सीडी देशमुख, बीआर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जगजीवन राम, यानी रफ़ी अब्दुल किदवई, अमृत कौर, एक लंबी स्थिति है जिन्होंने इस पूरे भारत को समझते हुए चीज़ों को डेवलप किया था। मौजूदा स्थिति इस बात को इंगित कर रही है कि अगर सरकार एक असमंजस और कम फायदे की चीज़ों को देख के दूर का नुकसान करने की स्थिति में बढ़ चुकी है तो कहीं अब इसे सोचना होगा। इस देश का सबसे बड़ा संकट यह है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास या अलग अलग तबका अभी भी एक मंच पर आकर इन बातों का जिक्र नहीं कर पा रहा है कि संकट पूरे देश के सामने है और ऐसे निर्णय को अब बदलने की ज़रूरत है और इसमें अलग अलग लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ये कैसे संभव है कि एक चुनी हुई सरकार है और उस चुनी हुई सरकार को जिस जनता ने चुना है वो जनता ही 2 जून की रोटी के लिए भटक रही है।
ये कैसे संभव है? और जनता ने चुना है, तो ऐसा तो नहीं है कि जनता के द्वारा वो पैसा नहीं, वो तो लगातार पैसा जनता का ही डाइवर्ट हो रहा है, देश का ही पैसा डाइवर्ट हो रहा है। तो इसीलिए उस नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत है जिसमें इस देश के तमाम क्षत्रप हों, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह अलग अलग प्रोफेशनल्स हों, एक जोड़कर एक कमेटी बनाकर इस देश के लिए कम से कम 6 महीने के लिए एक ऐसी कैबिनेट इस देश में तैयार हो जानी चाहिए जो आने वाले वक्त के लिए बता सके कि इस तरीके से काम करना है। अन्यथा आप किसी एक व्यक्ति के मातहत चीज़ों को चलेंगे तो फिर वही लाइसेंस राज, वही बाबूगिरी, वही करप्शन, वही परिस्थिति, वही लूटमार की स्थिति। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति कौन सी होगी कोई नहीं जानता है, सिवाय इसके जिसके पास ताकत होगी वह चल पड़ेगा। तो क्या ये जंगल राज की स्थिति आ जाएगी? इसीलिए इस देश को एक ऐसी स्थिति चाहिए जहां पर एक सबकी सामूहिकता के साथ एक निर्णय ले पाने की परिस्थिति आए और उससे पहले सच समझ पाए। कम से कम उस सच से आंख मत मूंदिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।